हेलो स्टूडेंट, मैं निशा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन में मैं आपका वेलकम करती हूँ। देखो बच्चों, जो अब मैं आपको फर्स्ट ईयर के और थर्ड ईयर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवाए थे, यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करवाए थे जूलॉजी के। पता है आपको कि जूलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की अपनी सीरीज चल रही है यूजी के लिए। ये जो सीरीज थी मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर की करवा दी और बीएससी थर्ड ईयर की करवा दी। बच्ची हुई किसकी है? बीएससी सेकेंड ईयर की है ना। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थी, उनकी ये डिमांड थी कि सेकेंड ईयर के जो जूलॉजी के पेपर है उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बताया जाए। ठीक है, तो आज की क्लास जो है वो बीएससी सेकेंड ईयर के लिए है कि शेखावटी यूनिवर्सिटी का आपको पता है टाइम टेबल आ गया है, आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। तो इसके लिए मैं क्या बीएससी सेकेंड ईयर के जूलॉजी के जितने भी पेपर हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट 10-10 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी। अगर एग्जाम में आप वो ही 10 क्वेश्चन पढ़ के जाते हो या वो 10 क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हो तो आपका पेपर ऐसा नहीं है कि जो मैंने क्वेश्चन करवाए उनसे बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं जो 10 क्वेश्चन बता रही हूँ आज, जो मैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन बताऊंगी उनमें से आपका पूरा पेपर आएगा बच्चों। क्योंकि आपको पता है जो आपका पेपर पैटर्न रहेगा जैसे फर्स्ट ईयर में था वैसे ही रहेगा ना। करना कितना है आपको? 50% करना है, यानी 10 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, उनमें से कितने सोल्व करने हैं आपको? 3 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ये तो आपको पता है कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो 50% के अकॉर्डिंग हो गया है। यानी पेपर में आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। यूनिट सिस्टम, सेक्शन सिस्टम वो हट गया सारा, कि आपके ऐसा नहीं है कि यूनिट सिस्टम है, सेक्शन है, कि पर्टिकुलर इस सेक्शन से यही क्वेश्चन करना है, इस सेक्शन से ऐसे। जो भी 10 क्वेश्चन आए उन 10 क्वेश्चन में से कोई से भी अगर आपको 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। उन 3 क्वेश्चन के बेस पे ही आपके 100% मार्क्स दिए जाएंगे बच्चों। तो मैं आज आपको इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन बताऊंगी एनिमल फिजियो और बायोकेमिस्ट्री के। किसके बताऊंगी बच्चों? एनिमल फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन है उनकी मैं बात करूंगी। और साथ साथ में इसमें यह भी होगा कि जो 10 क्वेश्चन मैं करवा रही हूं उनमें से आपके पेपर में कंफर्म क्वेश्चन आएंगे बच्चों। जो 10 क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगी उनमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेंगे, कंफर्म मिलेंगे 4 से 5। तो अगर आप स्कॉलर स्टूडेंट हो या अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो आप ये 10 क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करो बच्चों। आज की क्लास में क्या करेंगे अपन, मैं आपको 10 क्वेश्चन बताऊंगी, उनमें से मैं आपको शॉर्टली जो है थोड़ा थोड़ा उन क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी कि फर्स्ट क्वेश्चन में आप किस टाइप से करो, सेकंड में किस टाइप से करो। तो टोटल जो शॉर्टली है वो सारे क्वेश्चन बताऊंगी। बायोकेमिस्ट्री को जो 3 क्वेश्चन है उसमें आपको पता है साइकिल बनाने पड़ेंगे, जैसे ग्लाइकोलाइसिस है उसको आपको रट्टा ही लगाना पड़ेगा बच्चों, कोई ऑप्शन नहीं है। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जो चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ईटीएस साइकिल जो चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रेव साइकिल जो चलता है, तो इनका करना क्या है बच्चों? इनको साइकिल को आपको याद ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं अगर आपको बोर्ड पे इनको लिखवाती भी हूं तो भी कोई ऑप्शन नहीं है, इनको तो आपको याद करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बायोकेमिस्ट्री की जो 3 साइकिल है वो कंफर्म एग्जाम में उन साइकिल में से क्वेश्चन बनता है बच्चों। 3 साइकिल में से एक क्वेश्चन हर बार आता है एग्जाम में। तो अब अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवा देती हूँ, फिर मैं आपको उन क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा थोड़ा बताती हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन में आप कैसे सोल्व करोगे, सेकंड जो क्वेश्चन है उसको कैसे सोल्व करोगे ना। सारे क्वेश्चंस के बारे में अपन डिटेल देखेंगे, जितना हो सकेगा उतना पूरा पेपर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, अपना जो पेपर है वो बीएससी सेकेंड ईयर का है, बीएससी सेकेंड ईयर। और बीएससी सेकेंड ईयर में किसकी बात कर रहे हैं अपन? जूलॉजी की। ठीक है, बीएससी सेकेंड ईयर की किसके, कौन से पेपर की बात कर रहे हैं अपन? जूलॉजी की बात कर रहे हैं। अब अगर मैं बोलूं पेपर नंबर कौन सा है, तो पेपर नंबर है आपका सेकेंड, पेपर नंबर सेकेंड। और कौन सा है? एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। पेपर का नाम क्या है बच्चों? एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है,
पेपर कौन सा है? एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, यानी जंतु कार्यकी और जैव रसायन। पेपर का नाम क्या है आपका? जंतु कार्यकी और जैव रसायन। अब मैं इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। अगर वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो आपकी कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी पेपर में, ये मेरी गारंटी है बच्चों, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ फर्स्ट क्वेश्चन, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है ना वो आता है डाइजेशन से, ठीक है। कौन से? डाइजेशन से। और डाइजेशन का जो मेजर क्वेश्चन बनता है वो आता है पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा सिक्रेट होने वाले एंजाइम, या पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट एंजाइम और उनके फंक्शन। क्या आएगा? पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट एंजाइम एंड फंक्शन एंड देयर फंक्शन, सॉरी उनके फंक्शन लिख देती हूँ। पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट एंजाइम एंड फंक्शन यानी उनके कार्य। कि पैनक्रियाटिक जूस है यानी पैनक्रियाज के द्वारा सिक्रेट होने वाला जूस क्या होगा? पैनक्रियाटिक जूस। और उसमें प्रेजेंट जो एंजाइम है वो कौन कौन से होते हैं और उनके फंक्शन क्या होते हैं। डाइजेशन का सबसे मेजर क्वेश्चन यही बनता है बच्चों। सेकेंड में बात करती हूँ रेस्पायरेशन की। रेस्पायरेशन, तो रेस्पायरेशन में मेजर क्वेश्चन या तो बनेगा बच्चों एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है, या बनेगा बच्चों ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। क्या बनेगा? गैसों का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। मैं इसको समझाऊंगी कि एक्सचेंज कहाँ और ट्रांसपोर्ट कहाँ। मैं पूरी डिटेल तो बच्चों बता नहीं पाऊंगी, लेकिन इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी पॉइंट मैं मिस नहीं करूंगी, सारे पॉइंट्स बताऊंगी मैं आपको। अगर मैं बात करूं सर्कुलेशन की, थर्ड में बात करूं सर्कुलेशन की अगर बात की जाए, परिसंचरण की बात की जाए, तो इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो कौन से होंगे? या तो मैं बोल दूं कौन सा हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन तो हो जाएगा इसमें ब्लड क्लोटिंग, ठीक है, रक्त का थक्का बनना। और दूसरा हो जाएगा कार्डियक साइकिल, यानी हृदय जो चक्र चलता है, अपनी बीट चलती है ना, हार्ट बीट, उसकी बात कर रहे हैं। एक बीट से दूसरी बीट में जो चेंज आता है, लब डब की साउंड सुनाई देती है, वो क्यों सुनाई देती है? पूरा कार्डिक साइकिल अपन को पढ़ना है। कभी कभी रेयर चांस में फंक्शन आ जाता है आपके कौन सा? ब्लड सेल्स का भी, जैसे ग्रेनुलोसाइट, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में भी पूछ लेता है। कभी कभी किसका क्वेश्चन आ जाता है? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। ये किस में प्रेजेंट है? ब्लड में प्रेजेंट है। या मैं क्या बात कर दूं, फंक्शन ऑफ ब्लड भी आ जाता है, फंक्शन ऑफ ब्लड। इजी सा क्वेश्चन है ये, तो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्या है, आरबीसी क्या है, प्लेटलेट्स क्या है और फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है, ये आप आराम से, थ्योरी का पार्ट है, आराम से इजीली कर सकते हो। इस क्वेश्चन में मेरे अकॉर्डिंग किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रक्त के कार्य क्या है, प्लेटलेट क्या होती है, ब्लड्स में ही तो प्रेजेंट होती है, ब्लड सेल्स ही होती है जो रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करती है ना, प्लेटलेट सेल। आरबीसी क्या होती है? अपनी जो ब्लड का कलर रेड होता है आरबीसी के कारण होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जो ट्रांसपोर्ट का वर्क करता है गैसों के। डब्ल्यूबीसी क्या है? अपनी इम्यूनिटी देने वाली सेल होती है, यानी बॉडी को क्या प्रोवाइड कराती है? इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। फिर यही कि डब्ल्यूबीसी कितने टाइप की होती है, इनके बारे में कि ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट अलग अलग हो गई, ठीक है। फिर ए ग्रेन्युलोसाइट में तो कौन सी हो जाएगी? मोनोसाइट हो जाएगी और लिम्फोसाइट हो जाएगी। लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। और ग्रेन्युलोसाइट में कौन सी हो जाएगी? इसके अंदर अलग अलग पार्ट आते हैं ना ग्रेन्युलोसाइट के, वो सारे आपके पार्ट याद करने हैं, ठीक है। पूरा थ्योरी का पार्ट है, इजीली आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर्थ की बात करूं तो फोर्थ जो आता है सर्कुलेशन के बाद में, अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम में एक मेजर क्वेश्चन है सिनेप्टिक ट्रांसमिशन और एक है रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्च, ठीक है। ये जो प्रतिवर्ती जो चाप होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होती है, इजीली मैं इसको थ्योरी का पार्ट है, इसको भी इजीली समझाऊंगी। फोर्थ क्वेश्चन की, मैं फिफ्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इसमें फिफ्थ में अपन पढ़ेंगे किसके बारे में,
ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी? पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि। एंड एंजाइम्स यानी पीयूष ग्रंथि क्या होती है और पीयूष ग्रंथि के द्वारा सीक्रेट एंजाइम कौन कौन से होते हैं। ये भी मेजर क्वेश्चन है। और उन एंजाइम के फंक्शन क्या होते हैं, एक एक या दो दो फंक्शन आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट 6 नंबर अगर बात की जाए तो वो आ जाएगा आपके ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। 7 नंबर अगर मैं बात करूं तो वो आ जाएगा क्रेब साइकिल। 8 नंबर अगर मैं बात करूं तो 8 नंबर में आ जाएगा आपके कौन सा? ईटीएस साइकिल। और 9 नंबर की अगर मैं बात करूं तो 9 नंबर की अगर बात की जाए तो इसके अंदर आ जाएगा ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, क्रेब साइकिल, ईटीएस साइकिल। और 9 नंबर की अगर बच्चों में बात करूं तो इसमें क्वेश्चन आ जाता है कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन क्या आ जाता है? कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन यानी कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण और उसके कार्य की बात कर लेंगे। तो ये अपन ने जो बात की है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, एकदम इजी है। अगर आप अपने सीक्वेंस में पढ़ोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों। ये क्वेश्चन आप अगर एग्जाम में पढ़ते हो इस पेपर में से तो आपका इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। डाइजेशन से केवल आपको क्या पढ़ना है, मैंने ये भी लिखाया है कि डाइजेशन जो चैप्टर है उससे आपको केवल पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा सीक्रेट होने वाले एंजाइम्स पढ़ने हैं, है ना, और उनके कार्य पढ़ने हैं। दूसरा, रेस्पायरेशन से क्या पढ़ना है? रेस्पायरेशन में जो गैसों का एक्सचेंज होता है O2 CO2 का वो कैसे होगा और जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होगा, ये पढ़ना है। सर्कुलेशन में ब्लड क्लोटिंग कैसी होती है, कार्डिक साइकिल कैसे चलता है, और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और इनके फंक्शन क्या है ब्लड के। फिर नर्वस सिस्टम की बात करूं तो नर्वस सिस्टम में सिनेप्टिक ट्रांसमिशन क्या होता है, सिनेप्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है, और रिफ्लेक्स आर्च जो है वो क्या होती है। फिर बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड, जो ग्लैंड्स होती है ना उनमें आप एक ही ग्लैंड पढ़ो, पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसके द्वारा सीक्रेट होने वाले एंजाइम्स पढ़ लो। नेक्स्ट बात करें तो इनमें क्या आ जाएगा? ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल, ईटीएस, तीनों साइकिल है। केवल आपको क्या करना है? साइकिल बनाने हैं, पूरा चार्ट बनेगा और उसको याद करने हैं। मीडिएटर प्रोडक्ट कौन से होते हैं, कौन सा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, और उसके लिए प्रोडक्ट बनने के लिए कौन सा एंजाइम काम में आता है। और लास्ट क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट का जो क्लासिफिकेशन है, जैसे मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, डाइसेकेराइड क्या होते हैं, ओलिगोसेकेराइड क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं, उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो अब अपन सीक्वेंस से क्वेश्चन लेके चलेंगे। देखो, मैं जो इस जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं ना, इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आज की क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी बच्चों, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे जो पार्ट है वो थ्योरी के पार्ट है। जैसे सीक्वेंस से चलेंगे अपन, जहां मेरे को ऐसे लगेगा ये थ्योरी का पार्ट है, वहां मैं आपको बता दूंगी कि आप अपने आप खुद पढ़ना। जितने हैं वो शॉर्ट मैं आपको बताती चलूंगी कि कौन से क्वेश्चन में आपको कितना करना है, कौन से क्वेश्चन में आपको कितना मैटर करना है, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन से अपन लेके चलेंगे, पैनक्रियाटिक जूस और उसके एंजाइम्स की बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? पैनक्रियाटिक जूस की और उसके एंजाइम, यानी पैनक्रियाज के द्वारा कौन कौन से एंजाइम का सिक्रेशन होता है, और इस जूस में एंजाइम की बात कर लेंगे, ठीक है। किसका पार्ट है? डाइजेशन का पार्ट है। ये किसका पार्ट है बच्चों? डाइजेशन का पार्ट है ना, कि पैनक्रियाटिक जूस और इसके एंजाइम की बात कर रहे हैं, तो ये डाइजेशन से रिलेटेड है सारा का सारा। तो अपन देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अपन सारे क्वेश्चन लेके चलेंगे स्टार्ट से एंडिंग तक। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन डाइजेशन से रिलेटेड है ना, तो डाइजेशन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो आपको पता है कि जो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल जो होते हैं उनको किस में चेंज करना? माइक्रो में चेंज करना, ठीक है। जो बड़े आकार के कण होते हैं, भोजन के जो बड़े आकार के कण होते हैं उनको छोटे आकार के कणों में चेंज करना, और किसके द्वारा किया जाता है? ये डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा। डाइजेस्टिव एंजाइम
कौन करता है इनको? बड़े आकार के कणों को छोटे आकार के कणों में कौन चेंज करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम करते हैं। तो क्या हो गया कि डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा बड़े भोजन के बड़े आकार के कणों को छोटे आकार के कणों में चेंज करना क्या होता है बच्चों? डाइजेशन होता है। नेक्स्ट कि ये बड़े आकार के कण क्या है? जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ये बड़े आकार का कण है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या है? बड़े आकार का कण है। इस कार्बोहाइड्रेट को मैं डाइसैकेराइड में चेंज करूं या इसको मैं मोनोसैकेराइड में चेंज करूं तो ये क्या हो गया? ये बड़े आकार का कण था और किस में चेंज हो गया? छोटे आकार के कण में। फैटी एसिड है, ये बड़े आकार का कण है, वसीय अम्ल। इसको अगर छोटे आकार में करूं तो ये क्या बना लेता है? क्या बना लेगा? फैटी एसिड है, इसकी बात, फैट की बात, लिपिड की बात करूं, सॉरी, लिपिड जो है वो बड़े आकार का कण है। इसको मैं चेंज करूं तो ये लिपिड जब टूटता है तो क्या बनाता है? फैटी एसिड बनाता है प्लस ग्लिसरॉल बनाता है। तो ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड क्या हो गया? छोटे आकार का कण। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्रोटीन की, तो प्रोटीन बड़े आकार का कण है, ये टूटकर क्या बनाता है? एमिनो एसिड बनाता है। एमिनो एसिड क्या बनाता है बच्चों? ये एमिनो एसिड। तो ये प्रोटीन बड़े आकार का कण हो गया, एमिनो एसिड क्या हो गया? छोटे आकार का। बड़े आकार का कण का मतलब वो नहीं है कि अपन रोटी खा रहे हैं, वो बड़े बाइट ले रहे हैं, उनको चबा के छोटे बाइट में चेंज करना, वो मतलब नहीं है बच्चों। उस फूड स्टफ में कौन कौन से अपने पास मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जो बायोमोलिक्यूल्स है ना, उनकी बात कर रहे हैं अपन, कि जो भोजन अपन ग्रहण कर रहे हैं उस भोजन में जो बायोमोलिक्यूल्स है वो बड़े आकार के बायोमोलिक्यूल्स है, उनको छोटे आकार में चेंज किया जाता है, उसको अपन बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स और इनको बोला जाता है मैक्रो मॉलिक्यूल, और प्रोसेस का नाम है डाइजेशन। समझ में आया? अब अपन को यही देखना है कि पैनक्रियाटिक जूस जो है उसमें कौन कौन से एंजाइम होंगे और वो कैसे कैसे प्रोसेस करते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है। तो अपन स्टार्ट करेंगे। पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट एंजाइम एंड फंक्शन, हेडिंग क्या आ जाएगी? पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट एंजाइम एंड फंक्शन। पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट, पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट एंजाइम एंड फंक्शन, कि पैनक्रियाटिक जूस है उसमें कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से बनेगा। पैनक्रियाज ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होने वाला जो जूस है, पैनक्रियाज ग्लैंड में क्या पाई जाती है? एकिनी सेल। सीधा बताऊं, ये जूस, पहले इसकी बात करूं, मैं थ्योरी नहीं लिखवाऊंगी, थ्योरी आप अपने आप जैसे जैसे मैं बोल रही हूं वैसे वैसे आप थ्योरी लिखना बच्चों। जो थ्योरी है वो जैसे जैसे मैं आपको बोलती जा रही हूँ वैसे वैसे आप लिखते जा रहे हो, जो मैं बोल रही हूँ ना वो ही आपका थ्योरी है सारा, ऐसे समझ लेना। अगर मैं बोलूं पैनक्रियाटिक जूस किससे बनता है? पैनक्रियाज ग्लैंड के द्वारा। पैनक्रियाज ग्लैंड जो होती है ये किसका सिक्रेशन करती है? पैनक्रियाटिक जूस का। पैनक्रियाज ग्लैंड की कौन सी? एकिनी सेल। पैनक्रियाज ग्लैंड में पाई जाती है एकिनी सेल, और ये एकिनी सेल क्या करती है? किसका सिक्रेशन करती है बच्चों? पैनक्रियाटिक जूस का। पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करती है। पैनक्रियाज ग्लैंड में एकिनी सेल पाई जाती है और ये एकिनी सेल पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करती है, और इन जूस में जो एंजाइम्स होंगे वो कौन कौन से होंगे। अब अपन किसकी बात करेंगे कि ये जो जूस है ना इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो पहले की मैं बात करूं, फर्स्ट नंबर तो होता है इसमें बच्चों ट्रिप्सिनोजन। हिंदी में लिख दूं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रिप्सिनोजन। अब मेरे को हिंदी कैसे लिखूं बच्चों में, बहुत स्टूडेंट की ये डिमांड रहती है कि मैम इंग्लिश में लिखवाते हो आप। ट्रिप्सिनोजन, फिर भी ट्राई करते हैं। ट्रिप्सिनोजन ऐसे ही लिखते हैं। फिर होता है काइमोट्रिप्सिनोजन। काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन। अगर
नेक्स्ट मैं बात करूं कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज कौन सा हो गया बच्चों, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। फिर आता है एमाइलेज, क्या आता है, एमाइलेज। एमाइलेज के बाद में नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा माल्टेज, सुक्रेज, लाइपेज। कौन कौन सा आ जाएगा, माल्टेज, सुक्रेज, लाइपेज। नेक्स्ट आता है पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज और एस्टरेज। कौन कौन सा आएगा बच्चों, पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज, लैक्टेज और लिख लेते हैं, लाइपेज, लैक्टेज। फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज, पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज, और लास्ट जो है वो है एस्टरेज। कौन सा हो गया, एस्टरेज। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो 10 एंजाइम है, 10 ये ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 एंजाइम का जो सिक्रेशन है वो कौन करता है, पेनक्रियाटिक जूस करता है। यानी इस पेनक्रियाटिक जूस में ये सारे 10 एंजाइम पाए जाते हैं। और इन 10 एंजाइम का फंक्शन क्या है, अब ये अपन देखेंगे। ठीक है, इन 10 एंजाइम का फंक्शन क्या है, तो मैं सीधा ही लिखाऊंगी किसका डाइजेशन करेंगे, कौन सा एंजाइम जो है वो कौन सी प्रोसेस करवाता है। अपन सीधे बात कर लेंगे ना कि ये डाइजेशन कैसे करवाता है, कौन सी प्रोसेस होती है। तो अपन इसमें सीधी बात करेंगे कि जो पेनक्रिया जूस है वो किसका डाइजेशन करता है, काइमोट्रिप्सिनोजन क्या करता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों इसमें, तो देखो जो ट्रिप्सिनोजन होता है, ट्रिप्सिनोजन, इसकी बात करें, टी लिख दूं, ट्रिप्सिनोजन, ये जो ट्रिप्सिनोजन है वो एंटेरोकाइनेज की उपस्थिति में किसमें चेंज होता है, ट्रिप्सिन में चेंज होता है। ठीक है, और ये जो ट्रिप्सिन है वो किसका पाचन करती है, ये प्रोटीन का पाचन करती है। ट्रिप्सिन कौन करती है, ट्रिप्सिन। और ये जो ट्रिप्सिन है प्रोटीन का पाचन करती है। प्रोटीन को किसमें चेंज करती है बच्चों, डाईपेप्टाइड में। पहले का फंक्शन समझ में आ गया। ट्रिप्सिनोजन एक एंजाइम की बात कर ली, इसकी सेकंड काइमोट्रिप्सिनोजन की बात करूं तो ये काइमोट्रिप्सिनोजन है। पहले ये काइमोट्रिप्सिन में चेंज होगा, काइमोट्रिप्सिन में चेंज होगा। कौन करता है, ये करता है इसको ट्रिप्सिन। कौन करता है चेंज, ट्रिप्सिन करता है काइमोट्रिप्सिन में। और ये काइमोट्रिप्सिन भी क्या करता है बच्चों, ये भी प्रोटीन का पाचन, यानी ये प्रोटीन को किस में चेंज करेगा, ये करेगा डाईपेप्टाइड में। किस में चेंज करेगा, डाईपेप्टाइड में। कौन करेगा, काइमोट्रिप्सिन। समझ में आ गया। 2 एंजाइम की अपन ने बात कर ली। पहला ये इनएक्टिव है, पहले इसको एक्टिव करना पड़ेगा, यानी ट्रिप्सिन में चेंज करना पड़ेगा। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करती है, काइमोट्रिप्सिन भी प्रोटीन का करता है, लेकिन इसको भी इनएक्टिव है तो एक्टिव करना पड़ेगा। तो इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, काइमोट्रिप्सिन में। और करता कौन है, ट्रिप्सिन। थर्ड में नंबर बात करूं कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, तो ये पेप्टाइड का डाइजेशन करेगी ना, आपको पता है किसका डाइजेशन करेगी, पेप्टाइड्स का। तो ये डाईपेप्टाइड्स, जो थर्ड नंबर किसकी बात कर ली, इस कार्बोक्सी पेप्टाइड की। तो ये पेप्टाइड जो बॉन्ड है उसको तोड़ेगी। तो पेप्टाइड किधर है, इधर है ना, डाईपेप्टाइड। तो ये जो है ये डाईपेप्टाइड को एमिनो एसिड में चेंज करती है। और कौन करता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम है वो क्या करता है, ये जो डाईपेप्टाइड बनता है प्रोटीन के डाइजेशन से, उसको किस में चेंज कर देती है, एमिनो एसिड में। फिर एमाइलेज की बात करें तो एमाइलेज है, तो ये एमाइलेज किसका डाइजेशन करता है बच्चों, तो एमाइलेज स्टार्च का डाइजेशन करता है। स्टार्च का डाइजेशन करेगा ना, तो 4th नंबर है स्टार्च। और ये क्या बनाएगा बच्चों, माल्टोज शुगर बनाएगा। कौन करता है,
माल्टोज का डाइजेशन कौन करेगा? माल्टेज एंजाइम है ना, ये रहा। माल्टोज का डाइजेशन जो है वो माल्टेज एंजाइम करेगा और ये क्या बना लेता है? ग्लूकोज। माल्टेज और क्या बनाएगा बच्चों? ग्लूकोज, है ना। फिर अपन बात करते हैं सुक्रोज का, सुक्रेज का। तो सुक्रेज नाम से समझ आ रहा है किसका डाइजेशन करेगा? सुक्रोज का। सुक्रेज किसका डाइजेशन करेगा? सुक्रोज का करेगा। तो सुक्रोज जो है वो क्या बनाती है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। 6 नंबर, सुक्रोज। सुक्रोज का डाइजेशन कौन करेगा? सुक्रेज। सुक्रेज एंजाइम ये क्या बनाएगा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, ठीक है। फिर एक बार इसकी लैक्टेज की बात करूं तो लैक्टेज का लैक्टोज का डाइजेशन करता है, लैक्टोज का। तो ये लैक्टोज का डाइजेशन कौन करेगा? लैक्टेज और क्या बनाएगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज क्या बना लेगा बच्चों? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। लाइपेज जो एंजाइम है वो लिपिड का पाचन करता है। किसका? लिपिड का। कौन करता है? लाइपेज। लाइपेज एंजाइम है, लिपिड का पाचन करता है और ये क्या बनाएगा? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या बना लेगा बच्चों? ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना लेगा। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी, ये सारे हो गए। बच्चे हैं ये दो, पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज और एस्टरेज एंजाइम। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम क्या करते हैं? न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करेंगे ना। पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज जो एंजाइम है वो किसका डाइजेशन करते हैं? न्यूक्लियोटाइडेज है, यानी न्यूक्लिक एसिड का। टाइडेज का मतलब है डाइजेशन करने वाले। जैसे पेप्टाइडेज है, यानी पेप्टाइड बॉन्ड का करेंगे डाइजेशन। जहां पे भी डेज नाम आ रहा है, टेज नाम आ रहा है, इसका मतलब डाइजेशन, उसका ही डाइजेशन करते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज जो एंजाइम है 8-9 नंबर की मैं बात करूं तो ये न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करते हैं और क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। इधर बता रही हूं 9 नंबर, न्यूक्लिक एसिड, इसका डाइजेशन कौन करता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज। और ये क्या बना लेता है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बना लेता है, ठीक है। 10 नंबर की बात करूं जो एस्टरेज है, ये एस्टरेज किसका डाइजेशन करता है? एस्टर का, यानी कोलेस्ट्रॉल का, सॉरी, कोलेस्ट्रॉल का डाइजेशन करता है। और ये कोलेस्ट्रॉल का डाइजेशन करके क्या बना लेता है बच्चों? एस्टर बना लेता है। कौन करता है? एस्टरेज। कौन सा एंजाइम? एस्टरेज। ये सारी अपन ने बात कर ली। पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट एंजाइम और उनके फंक्शन याद नाम कैसे रखोगे? 10 एंजाइम है। पैनक्रियाटिक ग्लैंड में एक्टिनी सेल पाई जाती है, यानी पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक ग्लैंड में एक्टिनी सेल, और एक्टिनी सेल किसका सिक्रेशन करती है? पैनक्रियाटिक जूस का, जिसमें 10 टाइप के एंजाइम। ये 10 एंजाइम याद करो। फिर इनकी ये 10 जो है ये सीक्वेंस से आपको फंक्शन याद करने हैं कि पहला एंजाइम का फंक्शन क्या है, दूसरे का फंक्शन क्या है। समझ में आया? इनको आप जैसे मैंने करवाया वैसे ही लिख लो बच्चों, सीक्वेंस से। पहले आप ये लिख लो, थ्योरी आप खुद बना सकते हो ना, क्योंकि अगर मैंने सीधा डायरेक्ट में बता रही हूँ तो थ्योरी तो आप लिख ही सकते हो। इसकी थ्योरी भी लिख सकते हो, इसकी भी लिख सकते हो, सारी थ्योरी लिख सकते हो ना, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहला क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया डाइजेशन का। सेकंड क्वेश्चन अपन बात करते हैं किसकी? रेस्पिरेशन की, कि गैसों का जो एक्सचेंज होता है वो कैसा होगा। सेकंड अपना बात किसकी आएगी बच्चों? रेस्पिरेशन की, कि जो गैसों का एक्सचेंज होगा वो किस टाइप से होगा। तो सेकेंड नंबर हेडिंग लगाते हैं अपन रेस्पिरेशन। एक तो अपन बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की और दूसरी अपन बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, ठीक है। किसकी बात करेंगे? 2 टाइप है, एक तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसों का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, और दूसरा अपन किसकी बात कर लेंगे? एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। तो अपन पहले बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज कैसे होगा किसकी? रेस्पिरेशन में। बात किसमें? अब अपना जो टॉपिक है वो कौन सा है? रेस्पिरेशन, यानी श्वसन। श्वसन सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि ये श्वसन क्यों होता है, ऑक्सीजन को अपन क्यों ले रहे हैं और CO2 रिलीज हो रही है। तो ये CO2 कहाँ बनती है? जो सेल होती है ना, इन सेल के पास डाइजेशन होने के बाद जो माइक्रोन्यूक्लियस माइक्रोमोलिक्यूल बचते हैं, जैसे इनके पास एमिनो एसिड है ना,
फैटी एसिड है, ये सेल के पास ही तो आ जाते हैं ना सारे, एब्जॉर्ब होके अवशोषित होके। फिर मैं बात करूं इसमें क्या है, ग्लूकोज है। तो इनका क्या करना पड़ेगा, इनसे अपन को क्या बनानी है, एटीपी बनानी है। इनसे क्या बनानी है बच्चों, एटीपी बनानी है। तो एटीपी बनाने के लिए अपन को क्या चाहिए, ऑक्सीजन, यानी अपन इनका ऑक्सीडेशन करेंगे, यानी ऑक्सीकरण करेंगे। सेल में जितने भी, अगर अब मैं बात करूं सेल में अपने पास जितने भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन करने से, उनके ऑक्सीकरण से अपन को एनर्जी मिलती है, एटीपी का निर्माण होता है। और उसी एटीपी का यूज अपन सभी क्रियाओं में करते हैं। जैसे मैं बोल रही हूं तो मेरी सेल्स भी क्या बना रही है, एटीपी बना रही है। इसलिए मैं जितना ज्यादा मैं बोलूंगी ना बच्चों, उतना ही ज्यादा मुझे ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो सेल्स है उतनी ही ज्यादा अमाउंट में क्या बनाएगी, एटीपी बनाएगी, है ना, एनर्जी बनाएगी। तो ये O2 कहां से आएगी, तो ये O2 जो है वो अपन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से लेते हैं। तो ऑक्सीजन का लेना मतलब सांस लेना नहीं है। ऑक्सीजन का यूज कहाँ किया जाता है, सेल करती है किसका निर्माण करने के लिए, एटीपी का निर्माण करने के लिए। तो जैसे ये एटीपी का निर्माण करती है, जैसे ग्लूकोज से जब एटीपी बनती है तो जैसे ही एटीपी बनती है साथ साथ में क्या बनती है, इसमें CO2 भी बनती है। तो ये CO2 हार्मफुल होती है, इनका सर्कुलेशन नहीं होना चाहिए। तो इस CO2 को ब्लड के थ्रू वापस बाहर की ओर इन्वायरमेंट में रिलीज कर दिया जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि ऑक्सीजन को लेना और CO2 को रिलीज करना क्या होता है, रेस्पायरेशन। इसका मेन काम कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है। रेस्पायरेशन की जो मेन फिजियोलॉजी होती है वो कहाँ होती है, सेल्स में होती है। यानी सेल के अंदर ही O2 का यूज किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। भोजन के ऑक्सीकरण में, फूड के ऑक्सीडेशन में किया जाता है। अब अपन बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस या ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की, है ना, कि गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है, इनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो अपन सीधे बात कर लेते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस या ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो अगर मैं बात करूं बच्चों गैसों का एक्सचेंज, तो फर्स्ट नंबर हेडिंग क्या आ जाएगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज किसका करना है, O2 और CO2 का करना है। सीधा पता है एक्सचेंज कहाँ करना है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने सबसे पहले एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मैंने क्या किया, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो है O2 ग्रहण की, और ये O2 अपने लंग्स की कहाँ चली गई, एल्वियोलाई में, यानी कुप्पिकाओं में, है ना। कहाँ चली गई ये, लंग्स की कुप्पिकाओं में। जैसे नाक से अपन सांस लेते हैं, फिर ये ट्रेकिया में जाती है, फिर ट्रेकियोस में, फिर एल्वियोलर डक्ट में, फिर एल्वियोलाई में, लंग्स में ही तो जाएगी ना ये। तो ये O2 कहाँ चली गई, एल्वियोलाई में चली गई। लेकिन इस O2 को अपन को भेजना कहाँ है, सेल्स में भेजना है, क्योंकि इस O2 का यूज कहाँ होता है बच्चों, सेल्स में होता है। यहाँ ये एल्वियोलाई है, इसको सेल्स में भेजना है। तो सेल्स में भेजने के लिए मैं बोलूँ कि यहाँ क्या पाई जाती है, ये ब्लड कैपिलरी पाई जाती है, जुड़ी रहती है ना, ब्लड कैपिलरी। सिंपल समझाने के लिए बता रही हूँ सारा पार्ट में आपको, ताकि अगर कुछ आपको याद भी नहीं है ना इसके बारे में, तो भी आप ये जो मैं बता रही हूँ वैसा आप एग्जाम में लिख के आ जाना, ठीक है। कि पहले तो एक्सचेंज क्यों होता है, आपको पता है ये O2 अपन को सेल तक पहुंचानी होती है। तो इस O2 को सेल तक पहुंचाने के लिए ही गैसों का एक्सचेंज किया जाता है और गैसों का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पहले अपन एक्सचेंज की बात करें, मान लो मेरे पास ऑक्सीजन कहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई। यहाँ पे क्या है मेरे पास, एल्वियोलाई में मैंने बाहरी इन्वायरमेंट से बहुत सारी ऑक्सीजन ले ली। जो बाहर का इन्वायरमेंट है उससे क्या कर लिया मैंने, बहुत सारी ऑक्सीजन ले ली। अब आप सोचो मेरे पास बहुत सारी ऑक्सीजन है, किसके पास, एल्वियोलाई के पास। लेकिन इस ऑक्सीजन का यूज तो एल्वियोलाई में है ही नहीं। इस ऑक्सीजन को अपन को कहाँ भेजना है, सेल्स तक भेजना है। ऐसा ही तो होता है कि ऑक्सीजन का यूज एल्वियोलाई में अपन को करना ही नहीं है, ऑक्सीजन का यूज तो अपन को सेल्स में करना है। यही तो है ना कि ऑक्सीडेशन करना है, फूड का ऑक्सीकरण करवाना है सेल्स के अंदर। तो अपन कैसे करवाएंगे, तो इसको अपन कहाँ भेजेंगे, सेल्स में। सेल्स में भेजने से पहले अपन को इसको इस ब्लड कैपिलरी में भी तो लाना पड़ेगा ना। क्या लाना पड़ेगा, ब्लड कैपिलरी में भी लाना पड़ेगा। इधर मैं बोलूं, पहले इतनी बात समझ में आ गई। अब इधर की बात करें कि कोई भी सेल्स है, मान लो इसने एटीपी का निर्माण किया,
क्या किया, एटीपी का निर्माण किया, बहुत ज्यादा ग्लूकोज का इसने ऑक्सीकरण किया और साथ साथ में बहुत सारी एटीपी बनाई। तो जैसे जैसे इनके पास एटीपी बनती है तो इस सेल में CO2 भी तो होती है ना, जितनी ज्यादा एटीपी बनेगी उतनी ज्यादा CO2 भी होगी, है ना, CO2 भी होगी ना। तो अब क्या होता है, मैं बोलूं कि यहाँ पे सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊं, एक्सचेंज करना है गैसों का, यानी अपन को इस ऑक्सीजन को तो कहाँ लेके जाना है, वहां पे, और इस CO2 को कहाँ लेके आना है, यहाँ पे। तो ये एक्सचेंज नहीं होता, ये तो ट्रांसपोर्ट की बात कर ली, अपन एक्सचेंज की बात करते हैं। पहले एक बार सब कुछ भूल जाओ, याद क्या रखो, इसके पास एल्वियोलाई के पास बहुत सारी O2 है। मान लो ब्लड कैपिलरी से, सेल से ब्लड कैपिलरी से यहाँ पे क्या आ गई, CO2 आ गई बहुत सारी, इस ब्लड कैपिलरी में CO2 आ गई बहुत सारी, यानी अब इसके बाहर तो CO2 है ना, ऑक्सीजन नहीं है, कम है यहाँ पे ऑक्सीजन, और इसके पास ऑक्सीजन ज्यादा है, यहाँ CO2 ज्यादा है, यानी ये CO2 तो अपन को यहाँ लेकर आनी है और ये O2 इस ब्लड कैपिलरी में भेजनी है, क्योंकि CO2 को तो अपन को इन्वायरमेंट में भेजना है वापस, और O2 को अपन को कहाँ भेजना है, सेल्स तक भेजना है। तो अब ये O2 ब्लड कैपिलरी में लाना और CO2 एल्वियोलाई में लाना, यानी गैस का एक्सचेंज करना है ना, इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यानी ब्लड कैपिलरी जो है उसमें प्रेजेंट जो CO2 है उसको तो एल्वियोलाई तक लाना, और एल्वियोलाई में प्रेजेंट जो O2 है उसको कहाँ तक लेके आना, ब्लड कैपिलरी तक लेके आना। इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इधर समझाऊं, इधर क्या है, मान लो CO2 है सेल के पास बहुत सारी, और इस ब्लड कैपिलरी से यहाँ पे क्या आ गई, O2 आ गई, O2 आ गई। O2 को कौन लेके आता है, हीमोग्लोबिन। ये बाद में बताऊंगी बच्चों में ट्रांसपोर्ट में, ये कैसे आई है, यहाँ से ब्लड कैपिलरी से यहाँ कैसे आई, इसको अपन ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। ये जो प्रोसेस है ना, इसको ट्रांसपोर्ट में पढ़ेंगे। एक बार मैं केवल आपको एक्सचेंज बता रही हूँ। मान लो ब्लड कैपिलरी के पास बहुत सारी CO2 है, O2 है, और सेल के पास CO2 है, तो इधर भी CO2 तो सेल को ब्लड कैपिलरी में भेजनी है और O2 सेल को चाहिए, तो यहाँ पे भी तो एक्सचेंज होगा। यानी एक्सचेंज दो जगह पे होता है, एक तो एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरी के बीच में, एक सेल या टिश्यू और ब्लड कैपिलरी के बीच में। समझ में आया कि जो एक्सचेंज होता है वो दो जगह पे होता है गैसों का एक्सचेंज, एक तो एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरी के बीच में होता है, एक सेल और ब्लड कैपिलरी के बीच में होता है। तो ये एक्सचेंज किस पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है आंशिक दाब पर। आंशिक दाब जिसको बोलते हैं बच्चों पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर आंशिक दाब पर निर्भर करता है ये सारा एक्सचेंज, जिसे बोला जाता है बच्चों पार्शियल प्रेशर। ये आंशिक दाब क्या होता है, जितनी भी गैस होती है इन्वायरमेंट में प्रेजेंट, उनमें से उसी गैस का दाब जिसको अपन पढ़ रहे हैं। जैसे इन्वायरमेंट में बहुत सारी गैसेज है, लेकिन अपन को O2 का ही क्या चाहिए, केवल प्रेशर, तो O2 का केवल O2 गैस का प्रेशर, उसके लिए उसका क्या हो जाएगा, आंशिक दाब। अगर मैं बोलूँ CO2 का प्रेशर, तो CO2 का केवल जो दाब होगा वो केवल आंशिक दाब होगा। कितनी गैसेज होती है उनमें से केवल एक पर्टिकुलर उसी गैस के दाब की बात करते हैं अपन, आंशिक दाब। और ये आंशिक दाब पे ही डिपेंड करता है, आंशिक दाब के कारण कौन सी विसरण विधि होती है, यानी डिफ्यूजन। ये जो एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन मेथड के कारण होता है, विसरण विधि के कारण होता है। विसरण का मतलब गैसों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन। विसरण का मतलब क्या है, गैसों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन। यानी अगर ये अधिक इधर O2 अगर एल्वियोलाई में अधिक है ना और ब्लड कैपिलरी में कम है, तो O2 तो किधर चली जाएगी, ब्लड कैपिलरी में, और CO2 कहाँ है, ब्लड कैपिलरी में ज्यादा है और यहाँ पे एल्वियोलाई में कम है, तो CO2 किधर आ जाएगी, इस एल्वियोलाई के अंदर आ जाएगी। ये सारा का सारा किस पर निर्भर करेगा, आंशिक दाब पर। यानी अधिक आंशिक दाब से कम आंशिक दाब की साइड जाएगी ये, याद रखना। अधिक आंशिक दाब से किधर जाती है, कम आंशिक दाब। इधर भी यही होगा कि अधिक आंशिक दाब से कम आंशिक दाब की ओर ये विसरण विधि के द्वारा इनका एक्सचेंज होगा। तो गैसों का जो एक्सचेंज होता है वो विसरण विधि के द्वारा किया जाता है, ठीक है। गैसों का जो एक्सचेंज किया जाता है वो विसरण विधि के द्वारा किया जाता है। अधिक सांद्रता, आंशिक दाब गैसों की जो अधिक सांद्रता है उससे किधर किया जाएगा,
कम सांद्रता की ओर किया जाएगा। समझ में आया कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि अपन एक्सचेंज क्यों करते हैं, सारा मैंने समझा दिया। एक्सचेंज आंशिक दाब पर निर्भर करता है। आंशिक दाब जो होता है वो किसी भी गैस का उसका पर्टिकुलर टोटल जो वायुमंडलीय गैस होती है, एटमॉस्फेरिक गैस होती है, उनमें से उस केवल उसी का जो दाब होता है वो अपन उसको क्या बोलेंगे, आंशिक दाब बोलेंगे। और विसरण विधि के द्वारा ये एक्सचेंज होता है। कम अधिक सांद्रता से किधर, कम सांद्रता की ओर होता है। किधर होगा, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होगा। ये अपन ने बात कर ली, ठीक है। अधिक सांद्रता से किधर हुआ बच्चों, कम सांद्रता की ओर ये एक्सचेंज हो गया। नेक्स्ट बात करें बच्चों, नेक्स्ट की सांद्रता में डिफरेंस की बात करूं मैं, एक साइड तो मैं लिख देती हूं एल्वियोलाई और इधर मैं बना लूं एल्वियोलाई और ये मैं बना लूं ब्लड कैपिलरी, है ना। इधर मैं क्या बना लूं, सेल्स और ये ब्लड कैपिलरी, सेल्स और ब्लड कैपिलरी। ये तो मेरे पास क्या है, सेल है या टिश्यू है, और ये क्या है बच्चों, एल्वियोलाई है। अपन को दाब भी तो देखना है। अगर मैं बोलूं एल्वियोलाई, इसमें पार्शियल प्रेशर O2 का दाब कितना होता है एल्वियोलाई के अंदर, O2 का जो दाब होता है वो होता है 107 mmHg, 107 mmHg होता है। और अगर CO2 की बात करूं तो PCO2 की बात करेंगे तो ये जो होता है बच्चों, ये होता है 40 mmHg। ये तो एल्वियोलाई में बात कर ली। अब ब्लड कैपिलरी की बात करूं तो ब्लड कैपिलरी में होता है PO2 कितना, 40 mmHg, 40 mmHg और PCO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये होता है 46 mmHg। ये क्या है, ब्लड कैपिलरी। ये क्या है अपने पास, ब्लड कैपिलरी। अब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होगा। देखो एल्वियोलाई में O2 की सांद्रता अधिक है, इधर O2 की कम है, तो O2 तो किधर चली जाएगी, इस ब्लड कैपिलरी में। CO2 की बात करूं तो CO2 की सांद्रता अधिक किधर है, ब्लड कैपिलरी में। देखो इधर 46 है और इधर कितनी है, 40 है, तो CO2 किधर आ जाएगी, एल्वियोलाई के अंदर आ जाएगी। ये ऐसा एक्सचेंज हो गया। ये एक्सचेंज विसरण विधि के द्वारा होता है। फिर अपन बात करते हैं सेल और ब्लड कैपिलरी। ये क्या है, ब्लड कैपिलरी और ये सेल। तो अगर सेल की बात करूं तो सेल के पास या टिश्यू के पास कितना होता है, PO2 40 होता है, 40 mmHg, और PCO2 कितना होता है बच्चों, 45 mmHg, 45 mmHg। PO2 तो कितना हो गया, 40 mmHg, और PCO2 कितना होता है, 45। अगर ब्लड कैपिलरी की बात करूं तो PO2 तो कितना होता है, 99, और PCO2 होता है 40। PO2 तो कितना होता है, 99, 99 mmHg, और PCO2 कितना होता है, 40 mmHg। अधिक सांद्रता से कम, देखो O2 की सांद्रता अधिक तो इधर है, कम इधर है, तो O2 तो किधर चली जाएगी, इस साइड, और CO2 की सांद्रता अधिक इधर है, कम इधर है, तो CO2 किधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी। ये क्या होता है बच्चों, ये इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसकी आप थ्योरी लिख लेना। ये भी आपको डायग्राम बनाना है एग्जाम में, यानी ये तो एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरी का है, और ये टिश्यू और ब्लड कैपिलरी का है। दोनों डायग्राम बनाने हैं और एक्सचेंज ऑफ गैसेस बताना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, गैसों का जो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग कौन सी आ जाएगी अपनी, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात करें, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब ये गैसों का ट्रांसपोर्ट क्यों होता है, मान लो कि एल्वियोलाई, एल्वियोलाई का मतलब कुप्पिका, लंग्स की जो एल्वियोलाई होती है उनसे अपन ने जो O2 है वो किधर भेज दी, ब्लड कैपिलरी में। ये तो ब्लड कैपिलरी जो है वो किसकी, एल्वियोलाई की कैपिलरी है। अब इधर भी तो क्या है, सेल्स है, सेल है ना, एल्वियोलाई के बाद में सेल है। ये O2 कहाँ है, अब अपने पास इस ब्लड कैपिलरी में है। इस O2 को अपन को कहाँ तक लेके जाना है, सेल की ब्लड कैपिलरी तक।
ब्लड कैपिलरी कहाँ तक लेके जाना है बच्चों? सेल की ब्लड कैपिलरी तक लेके जाना है। ये जो ब्लड कैपिलरी है ये तो एल्वियोलाई की ब्लड कैपिलरी है और ये वाली जो सेल की ब्लड कैपिलरी है। एक्सचेंज तो अपन ने समझ लिया कि O2 यहाँ से यहाँ कैसे आएगी, CO2 यहाँ से यहाँ कैसे आएगी। इधर भी अपन ने पढ़ लिया कि O2 जो यहाँ से यहाँ कैसे आएगी और CO2 यहाँ से यहाँ कैसे आएगी। अब इसके पास O2 है और इसके पास CO2 है, यानी दोनों एक्सचेंज होके आ गई। अब इस O2 को तो अपन को इस ब्लड कैपिलरी में भेजना है और इस CO2 को इस ब्लड कैपिलरी में भेजना है। तब उसके लिए गैसों का क्या होता है? ट्रांसपोर्ट। यहाँ से तो CO2 यहाँ आती है ट्रांसपोर्ट होकर और यहाँ से O2 किधर जाती है? इस ब्लड कैपिलरी में जाती है ट्रांसपोर्ट होकर। तो जिसको बोला जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। O2 का ट्रांसपोर्ट और CO2 का। O2 का जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो HbO2 की फॉर्म में किया जाता है, यानी हीमोग्लोबिन करता है सबसे ज्यादा। एक हीमोग्लोबिन जो है वो एक साथ कितने 4 O2 को जोड़ सकता है। एक हीमोग्लोबिन जो है वो एक साथ 4 ऑक्सीजन के कंपाउंड को जोड़ सकता है। हीमोग्लोबिन के द्वारा 90% जो है वो O2 का ट्रांसपोर्ट किया जाता है और जो 3% बचता है वो जो प्लाज्मा होती है ना ब्लड की, प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ब्लड की प्लाज्मा करती है। तो ये बात आप डिटेल में आप और ज़्यादा इसको पढ़ना, मैंने आपको समझाया कि ट्रांसपोर्ट कैसा होता है। इधर बात करूं तो वैसे ही या तो HbCO2 की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा या कार्ब एमिनो कंपाउंड की फॉर्म में होगा या H2CO3 की फॉर्म में ये क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, तो ये अलग अलग ट्रांसपोर्ट के फॉर्म है। तो इनको भी आपको CO2 का ट्रांसपोर्ट कौन कौन सी अलग अलग आपके टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे रिएक्शन सी दी हुई है तो वो पढ़ना। इधर जो O2 का ट्रांसपोर्ट होता है वो 2 ही मेथड से होता है, एक तो 3% तो प्लाज्मा के द्वारा, ब्लड की प्लाज्मा के द्वारा, और 97% हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। इधर 2-3 अलग अलग मेथड दे रखे हैं तो वो पढ़ना। ये मैंने आपको किसकी बात कर ली बच्चों? ट्रांसपोर्ट की बात कर ली कि जो गैसों का ट्रांसपोर्ट होता है वो किस टाइप का होता है। समझ में आ गया कि अपन ने सबसे पहले अपने डाइजेशन की बात कर ली, दूसरा एक्सचेंज की बात कर ली गैसों का, और तीसरा ट्रांसपोर्ट की बात कर ली। अब जो अपना टॉपिक आएगा वो कौन सा आएगा? नेक्स्ट सर्कुलेशन की बात करेंगे, ब्लड क्लॉटिंग और कार्डियक साइकिल। किसकी बात करेंगे? सर्कुलेशन में ब्लड क्लॉटिंग की बात करेंगे और कार्डियक साइकिल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ब्लड क्लॉटिंग और कार्डियक साइकिल। किसका पार्ट है ये? सर्कुलेशन का पार्ट है। तो नेक्स्ट हेडिंग किसकी लगाएंगे अपन? सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में सबसे पहले मैं बात करती हूँ बच्चों ब्लड क्लॉटिंग। ज़्यादा डिटेल तो आपको खुद को ही पढ़नी पड़ेगी, मैं तो थोड़ा थोड़ा पार्ट बता रही हूँ आपको ना कि किस टाइप से आपको पेपर पैटर्न आएगा, किस टाइप से करना है। तो ब्लड क्लॉटिंग है तो अपन हेडिंग लगाएंगे ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, यानी जब कहीं पे अपने चोट लग जाती है, कोई भी टिश्यू अपना डैमेज हो जाता है, सेल्स डैमेज हो जाती है, तो ब्लड का फ्लो होता है, लेकिन वो फ्लो है वो 5 से 10 मिनट में रुक जाता है, क्योंकि वहां पे क्या बन जाता है बच्चों? क्लोट बन जाता है। तो ब्लड फ्लो, रक्त का थक्का बनने की जो प्रोसेस होती है या ब्लड के फ्लो रुकने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। ये आपको पता है ना, रक्त का थक्का बनने की क्रिया, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म होती है। ठीक है, कैसी मैकेनिज्म होती है बच्चों? ये एक डिफेंस यानी रक्षा करने वाली जो है वो मैकेनिज्म होती है, अपनी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म होती है ब्लड क्लॉटिंग। फिर अगर मैं बात करूं क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। अगर मेरा क्वेश्चन ये कि ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस में कोई भी टिश्यू या कोई भी ऑर्गन डैमेज होने के कारण क्या होता है, जो ब्लड का फ्लो होता है वो कुछ देर में रुक जाता है और क्लॉट बन जाता है, जिसे ब्लड क्लॉटिंग कहा जाता है। तो आप ये बताओ कि जब टिश्यू डैमेज होते हैं तभी ब्लड क्लॉटिंग क्यों होती है? क्या अपनी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें क्लॉटिंग नहीं होती है? क्यों नहीं होती है बताओ? बॉडी के अंदर क्लॉट नहीं बनते हैं। अगर क्लॉट बन जाएंगे तो अपन सीधे ऊपर चले जाएंगे ना। अगर बॉडी में ही रक्त का थक्का बन जाएगा, ब्लड फ्लो है वो रुक जाएगा, क्लॉट बन जाएगा, तो अपन सीधे ऊपर चले जाएंगे। तो ये बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट क्यों नहीं बनता है? तो इसका रीजन है ब्लड क्लॉट हिपेरिन, एंटीकोगुलेंट जो कंपाउंड पाया जाता है, हिपेरिन पाई जाती है। ये हिपेरिन जो क्या करता है? ब्लड की क्लॉटिंग को रोकता है, ब्लड का क्लॉट नहीं बनने देता है बॉडी के अंदर।
समझ में आया? तो हिपेरिन के कारण बॉडी में ब्लड का क्लोट नहीं बनता है, याद रखना ये बात। अब जो क्लोटिंग होती है वो कितने टाइप की होगी? देखो क्लोटिंग जो है वो 3 फेज में कंप्लीट होती है। सबसे पहले मैं बात करूं एक्टिवेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड कैल्शियम फैक्टर, एक्टिवेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड कैल्शियम फैक्टर। सबसे पहले क्या एक्टिव होंगे? थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिव होगी और कैल्शियम फैक्टर एक्टिव होंगे, क्योंकि ये जो दोनों फैक्टर है वो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करेंगे, तो इनको सबसे पहले एक्टिव होना पड़ेगा। सेकंड जो आता है बी नंबर, वो क्या आता है बच्चों? प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट इनटू थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट इनटू थ्रोम्बिन, ठीक है। और थ्रोम्बिन थर्ड है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन कन्वर्ट इनटू फाइब्रिन, और ये फाइब्रिन ही ये क्या है? ये क्लोट बनाता है, क्लोट फॉर्मेशन। जो फाइब्रिन है यही क्या करता है बच्चों? क्लोट फॉर्मेशन करता है। तो अपन को लास्ट में क्या चाहिए बच्चों? फाइब्रिन चाहिए। तो फाइब्रिन कैसे आएगा? जैसे ही अपना कोई टिश्यू ऑर्गन डैमेज होता है, डैमेज होने के तुरंत बाद में अपने क्या होती है? थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम फैक्टर एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। जैसा ही जब भी अपने कोई टिश्यू या ऑर्गन डैमेज होगा, ठीक है, अपन किसकी बात करें? जब भी अपने बॉडी में जब कोई कट लगता है, कोई टिश्यू डैमेज होता है, कोई ऑर्गन डैमेज होता है, उसके तुरंत बाद में क्या होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन और जो कैल्शियम फैक्टर है वो क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। कौन एक्टिव हो जाएंगे? थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम फैक्टर जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव होने के बाद क्या होता है? देखो थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम फैक्टर एक्टिव हो गए। जैसे ही एक्टिव होंगे ना तो ये क्या करते हैं? ये प्रोथ्रोम्बिन को, जो प्रोथ्रोम्बिन है ये इनएक्टिव होता है, इसको किसमें चेंज कराते हैं? ये थ्रोम्बिन में। कौन करवाता है? ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड कैल्शियम फैक्टर। एंड जो कैल्शियम फैक्टर है ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन यानी ये कैसी है? एक्टिव है, इसमें चेंज करवाते हैं। फिर ये थ्रोम्बिन क्या करती है? ये जो फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन, इसको किस में चेंज करवाता है? फाइब्रिन में चेंज करवाता है, और ये फाइब्रिन ही क्या बनाती है? क्लोट बनाती है। तो ये सारी ऐसे प्रोसेस होती है। ये तो नॉर्मल प्रोसेस बताई। फिर ब्लड क्लोटिंग करने के लिए कौन कौन से फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आपको फैक्टर भी याद रखने हैं कि कौन कौन से ब्लड क्लोटिंग करने वाले फैक्टर होता है और कैसे पूरा पाथवे चलता है। ये तो मैंने आपको बेसिक बताया, अगर ज़्यादा डिटेल भी नहीं आए तो इतना तो आपको एग्जाम में करके ही करके आना है। 3 फेज, फर्स्ट फेज के बारे में बताना, फिर सेकेंड के बारे में लिखना, फिर थर्ड के बारे में लिखना, और जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स है उनके बारे में बताना, ठीक है बच्चों। ये अपनी किसकी बात हो गई? ब्लड क्लोटिंग की बात हो गई। कौन से टॉपिक की बात हो गई? ब्लड क्लोटिंग। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन कार्डियक साइकिल। सर्कुलेशन में किसकी बात करेंगे? कार्डियक साइकिल की बात करेंगे, ठीक है बच्चों। अब सर्कुलेशन में अपन बात किसकी करेंगे? कार्डिक साइकिल की बात करेंगे कि ये कार्डिक साइकिल क्या होता है और कैसी प्रोसेस होती है, कैसे ये चलता है। कार्डिक साइकिल हार्ट का साइकिल है ना। कार्डिक जो साइकिल है वो किसका साइकिल है बच्चों? हार्ट का साइकिल है। कि एक हार्ट बीट से लेकर नेक्स्ट हार्ट बीट, एक हार्ट बीट के स्टार्ट होने से नेक्स्ट हार्ट बीट के स्टार्ट होने का बीच का जो साइकिल चलता है उसको अपन क्या बोलेंगे? कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल। अगर डायग्राम से, सीधा मैं आपको डायग्राम से समझा रही हूँ, ठीक है बच्चों। टोटल मैं आपको पहले डायग्राम बना देती हूँ और उस डायग्राम से समझा देती हूँ। डायग्राम से ही पूरा अपन मेथड समझेंगे और इसी से आगे पूरी प्रोसेस करेंगे बच्चों, ठीक है। डायग्राम से ही अपन पूरी मेथड समझेंगे और पूरी प्रोसेस जो है वो आगे इसी डायग्राम को लेकर करेंगे कि कार्डिक जो साइकिल है वो कैसे चलता है।
ये अपन ने बात कर ली किसकी, एक हार्ट की स्ट्रक्चर की। किसकी बात कर ली बच्चों, ये अपन ने हार्ट की स्ट्रक्चर की बात कर ली। समझ में आया, किसकी बात हो गई, ये हार्ट की स्ट्रक्चर की बात हो गई। एक सेकेंड रुकना, ये थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे ये ऐसा बना, फिर इसको ऊपर लेके जाते हैं और इसको ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे ये बनाते हैं। ये तो दोनों क्या होते हैं, ये वाली जो दोनों संरचना होती है इसको तो अपन बोलते हैं कौन सा बच्चों, एक को तो क्या बोलेंगे ऑरिकल, ठीक है, एक को क्या बोला जाता है सॉरी ऑरिकल, इसको लेफ्ट ऑरिकल बोल देंगे, यानी दाया लेफ्ट ऑरिकल आलिंद, और इसको राइट ऑरिकल बोल देंगे। इसको क्या बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल निलय, और इसको राइट वेंट्रिकल, ठीक है, यही तो बात करते हैं। अब अगर मैं बात करूं, यहां से जो ब्लड आता है वो आता है वेना केवा से, यहाँ से जो ब्लड आएगा इसके अंदर वो वेना केवा से आएगा, ठीक है, फिर ये ब्लड इसमें जाएगा, इससे ही किधर जाएगा लंग्स में, यहाँ से ब्लड किधर जाएगा बच्चों लंग्स में, और लंग्स से ब्लड वापस किसमें आएगा, इसमें, किसमें आएगा सबसे पहले, लंग्स से किसमें आएगा, सॉरी बच्चों, लंग्स से आएगा इसमें लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट से जाएगा ये वेंट्रिकल में लेफ्ट में, और वेंट्रिकल से किधर जाएगा ये ऑर्गन तक जाएगा। ये मैंने बात कर ली, समझ में आया। यहाँ जो पाए जाते हैं वो होते हैं बच्चों ट्राइकस्पिड वाल, और यहाँ जो पाए जाते हैं उसको बोला जाता है बाइकस्पिड वाल, ठीक है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व पाए जाते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई कि कौन कौन सी प्रोसेस होती है और कैसी प्रोसेस होती है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो कार्डिक साइकिल कैसा चलता है, इस कार्डिक साइकिल में अपन बात करते हैं कि आपको पता है एक हार्ट की बेसिक हार्ट की स्ट्रक्चर बनानी है। आपको क्या करना है, एक बेसिक हार्ट जो है उसकी स्ट्रक्चर बनानी है, और उस स्ट्रक्चर के बेस पे अपन को सारी प्रोसेस पढ़नी है कि एक हार्ट की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है और कौन कौन सी इसमें अपन प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, ये राइट ऑरिकल यानी आलिंद है, ये भी आलिंद है, ये निलय है, ये भी निलय है। यहाँ इनके बीच यहाँ से ब्लड जो आएगा, यहाँ वाल्व लगे रहते हैं उनको ट्राइकस्पिड वाल्व, यहाँ जो वाल्व लगे रहते हैं उनको क्या बोला जाता है बाइकस्पिड वाल्व। सबसे पहले क्या होता है कि जब कार्डिक साइकिल चलता है तो कार्डिक साइकिल 4 फेज में कंप्लीट होता है। पहला फेज होता है आर्ट्रियल, क्या बोलूं मैं, सिस्टोल। फिर क्या होता है आर्ट्रियल डायस्टोल, दूसरा। फिर होता है थर्ड नंबर वेंट्रिक्युलर सिस्टोल। फोर्थ होता है वेंट्रिक्युलर डायस्टोल। 4 प्रोसेस होती है। सिस्टोल का मतलब संकुचन, डायस्टोल का मतलब प्रसार। लिख देती हूँ यहाँ पे, सिस्टोल जो वर्ड लिया गया है वो संकुचन यानी कॉन्ट्रक्शन के लिया गया है, और डायस्टोल का जो लिया गया है वो किसके लिए लिया गया है, प्रसार के लिए लिया गया है, ठीक है। सिस्टोल का मतलब यहाँ पे किससे रिलेटेड है, संकुचन जो होता है उससे रिलेशन है। सिस्टोल का मतलब होता है संकुचन और डायस्टोल का मतलब होता है क्या, प्रसार होना। कितना ज्यादा वो फैलता है, कितना सिकुड़ता है। कोई चैम्बर है तो सिकुड़ेगा तो नीचे वाले चैम्बर में ब्लड जाएगा ना, समझ में आ रहा है। फिर वो अपनी पहले वाली फेज में भी तो आएगा ना वापस, तो उसको अपन बोल देंगे क्या, प्रसार होना। इस डायग्राम को देखना, इसी से मैं सारी प्रोसेस बताऊंगी। ये सारी यहाँ से ये जो ब्लड है ये किधर जाता है, इसके अंदर जाता है लंग्स ऑर्गन से। सबसे पहले इस डायग्राम को आप समझना, इस डायग्राम को अगर आप समझते हो तो कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये होता है बच्चों, यहाँ से वेना केवा से ब्लड आता है, और वेना केवा से हमेशा कैसा ब्लड आएगा, इम्प्योर ब्लड, यानी प्योर नहीं होगा। इसमें क्या प्रेजेंट होगी, CO2 युक्त ब्लड आएगा, इम्प्योर ब्लड आएगा। इसमें भी इम्प्योर ब्लड होगा। ये इम्प्योर ब्लड किधर जाएगा, लंग्स में, और लंग्स में क्या होगा, ब्लड का प्योरिफिकेशन होगा। आपको पता है लंग्स में जैसे ही ब्लड प्योर हो गया, ये प्योर ब्लड किधर आएगा, इस लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट से प्योर ब्लड किधर आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से ये प्योर ब्लड किधर जाएगा, ऑर्गन का वापस जो इम्प्योर ब्लड है वो वेना केवा से किधर आ जाएगा, ऑरिकल में। यानी प्रोसेस क्या होती है,
इधर लिखूं तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया कि ऑर्गन से जो इम्प्योर ब्लड है वेना केवा में आता है, वेना केवा से ये राइट ऑरिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर लंग्स में प्योर होता है, लंग्स में ये आता है, फिर लेफ्ट ऑरिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये कहाँ चला जाता है, ऑर्गन में चला जाता है। अब आप देखो कि मैं ऐसे बोलूं कि सबसे पहले क्या होता है, कौन सी आर्टेरियल सिस्टोल क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, इधर तो वेना केवा से इसमें ब्लड आ गया, कैसा, इम्प्योर ब्लड, तो ये भर गया पूरा। जब ये भरता है तो ये वाल्व क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। आपको पता है जब ये भरेगा दोनों भर जाएंगे, इधर तो ये भरेगा, यहाँ से तो लंग्स से ब्लड आएगा प्योर, और इधर आएगा बच्चों वेना केवा से इम्प्योर। दोनों में साथ साथ प्रोसेस चलती है, वेंट्रिकल में भी साथ चलेगी, ऑरिकल में भी कैसे चलती है, साथ साथ चलती है। लंग से प्योर ब्लड ऑरिकल में आ गया लेफ्ट में, और ऑर्गन से जो इम्प्योर ब्लड है वो किधर आ गया, इसमें ऑरिकल में आ गया राइट में। दोनों भर गए। जैसे ये फुल भर जाते हैं बच्चों एकदम, तो इन जो वाल्व है इन पे क्या लगता है बच्चों, दाब लगता है, प्रेशर लगता है। तो प्रेशर लगने के कारण ये खुल जाते हैं, और इधर से तो ये ब्लड किस में आ जाता है, वेंट्रिकल में आ जाता है, ठीक है। इधर से तो ये ब्लड किधर जाएगा, ये वेंट्रिकल में जाएगा, और इधर इस वेंट्रिकल में चला जाएगा। तो सबसे पहले एक प्रोसेस क्या होती है कि ये दोनों भरेंगे। कैसे भरेंगे ये मैंने बता दिया। इधर तो ऑर्गन से आएगा इम्प्योर, और इधर लंग से आएगा प्योर। दोनों भर गए। जैसे ये फुल भर जाते हैं तो ये दोनों बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाते हैं, और ये सारा ब्लड किधर चला जाता है, राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है बच्चों, ठीक है। ये राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में धीरे धीरे ये जैसे जैसे ये ब्लड जाता है, जानने के बाद क्या होता है, जब ये पूरा ब्लड इन दोनों के अंदर चला जाता है तो ये क्या होते हैं, इनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता जाता है। नॉर्मली तो आधा ब्लड तो ऐसे ही चला जाता है, किसके कारण, प्रेशर के कारण, लेकिन पूरा ब्लड नहीं जा पाता है। तो इनमें क्या होता है, ऐसे नोड जो होता है ना, वो क्या करवाता है, इनमें संकुचन करवाता है। तो दोनों में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, आर्टेरियल सिस्टोल बोला जाता है। यानी इस ब्लड को, इन दोनों में प्रेजेंट ब्लड को यहाँ भेजने के लिए ये दोनों कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही करेंगे तो ये ब्लड किस में आ जाएगा, वेंट्रिकल में। क्या बोलेंगे इसको, आर्टेरियल सिस्टोल। सिस्टोल हो गया, समझ में आ गया। फिर आर्टेरियल डायस्टोल की बात करूं, ठीक है। आर्टेरियल डायस्टोल में क्या होता है कि वापस ये अपनी पुरानी पोजीशन में आते हैं। पहले सिकुड़ गए, फिर ये वापस अपने फैलेंगे भी ना, तो ये फैलेंगे, पुरानी पोजीशन में आएंगे। जब इधर आर्टेरियल क्या होता है बच्चों, डायस्टोल होता है ना, तो इधर क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। याद रखना, आर्टेरियल डायस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल दोनों प्रोसेस साथ साथ चलती है, साथ साथ चलती है ये दोनों प्रोसेस, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस साथ साथ चलती है। तो ये जैसे जैसे डायस्ट्रोल होता है, ये तो सिकुड़ेंगे और ये फैलेंगे। तो आप सोचो, अगर ये सिकुड़ेंगे और ये फैल रहे हैं तो ब्लड वापस चला जा सकता है ना, ये बैक फ्लो हो सकता है। तो बैक फ्लो होने के लिए अचानक क्या होते हैं, ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं। अचानक बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं तो अपन को एक साउंड सुनाई देती है जिसको अपन बोलते हैं लब। कौन सी साउंड सुनाई देती है बच्चों, लब की साउंड सुनाई देती है, क्योंकि इधर तो ये फैल रहे हैं, इधर ये सिकुड़ रहे हैं। तो ये जैसे ही सिकुड़ेंगे तो ये अंदर जाने की कोशिश करेगा ना वापस ब्लड, तो इसके लिए ये वाल्व बंद हो जाते हैं जिसको अपन साउंड बोलते हैं। कौन सी साउंड, कौन सी साउंड बच्चों, लब की साउंड सुनाई देती है। समझ में आया। तो ये मैंने आपको बता दिया, आर्टेरियल डायस्टोल में ये वापस फैलेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल ये सिस्टोल होंगे, तो ये ब्लड किधर जाएगा, सिस्टमेटिक आर्च में जाएगा, ठीक है। ये ब्लड इधर से तो जाएगा, ये किस में, ऑर्गन में, और इधर से ये जाएगा लंग्स में। तो ये सिकुड़ेंगे तो इधर तो ये लंग्स में जाता है इम्प्योर, इधर ये प्योर ऑर्गन में जाता है। सिकुड़ते हैं, जैसे जैसे बच्चों ये सिस्टोल होते हैं तो ये ब्लड चला जाता है। फिर क्या होता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये वापस फैलेंगे भी तो सही ना। जैसे ये फैलते हैं बच्चों तो वापस ये बैक फ्लो होने का डर रहता है। ऑर्गन से ब्लड वापस इधर आने की कोशिश करता है और लंग्स से इधर आने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे भी वाल्व पाए जाते हैं जिनको बोला जाता है सेमी ल्यूनर वाल्व। तो इनको वापस बैक फ्लो होने के लिए ये वाल्व जब बंद होते हैं तब कौन सी आपको साउंड सुनाई देगी, डब की साउंड सुनाई देगी। तो बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व के बंद होने पर जो साउंड सुनाई देती है वो लब होती है। और अगर मैं बोलूँ सेमी ल्यूनर वाल्व के जो बंद होने की जो साउंड होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, वो कौन सी साउंड सुनाई देती है, अपन को डब की साउंड सुनाई देती है। तो दो साउंड कौन सी हो गई बच्चों, लब और डब। और ये मैंने आपको चारों प्रोसेस बता दी। पूरा एक कार्डिक साइकिल के कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है, ये भी याद रखना।
कि एक कार्डिक साइकिल जो कंप्लीट होता है उसमें 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। इसमें कितना लगेगा, इसमें 0.4, और इन दोनों प्रोसेस में कितना लगता है 0.4, दोनों कितनी होती है 0.8 की होती है। यानी सिस्टोल, आर्ट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल साथ साथ में होते हैं। आर्ट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है वो दोनों साथ साथ में प्रोसेस होती है। इसको अपन बोलते हैं कार्डियक साइकिल। लब डब साउंड भी आपको लिखनी है, इनके बारे में भी लिखना है, ये डायग्राम भी बनाना है, और कितना टाइम लगता है 0.8 सेकेंड का समय लगता है, ये भी आपको लिखना है। ये पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये अपना जो सर्कुलेशन है इसमें जो कार्डिक साइकिल है वो भी अपन ने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है, कार्डिक साइकिल के बाद में अगर नेक्स्ट में बात करूं, कार्डिक साइकिल के बाद में नेक्स्ट अगर बात की जाए तो वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इनके फंक्शन की बात हो जाएगी। ठीक है, किसकी बात कर लेंगे अपन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और इनके फंक्शन की बात की। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ब्लड सेल्स होती है तीनों। तो इनमें करना क्या है, देखो एक साइड आरबीसी की बात करें, फिर डब्ल्यूबीसी, फिर प्लेटलेट्स। आरबीसी को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट, इनको बोलते हैं क्या, थ्रोम्बोसाइट, और इनको बोला जाता है क्या, अगर बोले इनमें प्रोटीन होती है ना, ब्लड क्लोटिंग सेल्स भी बोल सकते हैं इनको। तो अगर मैं बोलूँ ये इसमें हीमोग्लोबिन होता है, ये ट्रांसपोर्ट का वर्क करती है, ये इम्यूनिटी देने वाली सेल्स होती है, और ये क्या करती है, ब्लड क्लोटिंग करवाने वाली सेल्स होती है। फिर अपन क्या बात कर लेंगे कि आरबीसी है, इनके इसकी आरबीसी के टोटल फंक्शन की बात कर लो, इनमें टाइप होते हैं तो इनके टाइप और फंक्शन की बात कर लो, और इनमें क्या बात कर लो, फंक्शन की बात कर लो। इतना ही आपको लिखना है। ये लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, सारे ब्लड के जो फंक्शंस होते हैं कि ब्लड का जो फंक्शन क्या होता है, ब्लड का मेजर फंक्शन क्या करता है, ये किस में हेल्प करेगा, प्रोसेस कौन कौन सी होगी, ये सारी आप लिख सकते हो। तो ये अपना मेजर सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया, थ्योरी का पार्ट है, आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको कर लेना बच्चों। फिर सिनेप्स ट्रांसमिशन बता देती हूँ क्या होता है। सिनेप्स ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है नर्वस सिस्टम में, सिनेप्स ट्रांसमिशन, सिनेप्स इंपॉर्टेंट होता है। सिनेप्स क्या होता है बच्चों कि दो न्यूरॉन का आपस में जो कनेक्शन होता है, दो न्यूरॉन का जो आपस में कनेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। जैसे एक न्यूरॉन फर्स्ट और ये न्यूरॉन सेकेंड, ये कनेक्शन क्यों होता है कि क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है वो आगे से आगे पास करनी रहती है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है वो आगे से आगे अपन को क्या करनी रहती है बच्चों, पास करनी रहती है। तो उनको आगे से आगे पास करने के लिए जो न्यूरॉन है ना वो आपस में कनेक्शन बनाए रहते हैं। तो ये जो दो न्यूरॉन का जो कनेक्शन होता है बच्चों, इनको सिनेप्स बोलते हैं। और ये क्यों होता है, क्योंकि ये न्यूरॉन का कनेक्शन इंफॉर्मेशन पास करने के लिए होता है। ठीक है, क्यों होता है, इंफॉर्मेशन पास करने के लिए होता है। तो पहले बात। फिर सिनेप्टिक ट्रांसमिशन क्या होता है, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन क्या बोलेंगे, एक न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन का दूसरे न्यूरॉन में पास होना, और वो केमिकल्स के द्वारा भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल्स भी हो सकती है। तो केमिकल सिनेप्टिक ट्रांसमिशन भी बोल सकते हैं और इलेक्ट्रिकल सिनेप्टिक ट्रांसमिशन भी बोल सकते हैं। इसका पूरा फ्लो चार्ट आपके दिया हुआ है, वो फ्लो चार्ट आप याद कर लो, खूब है। ठीक है, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन में आप पूरा फ्लो चार्ट याद कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स आर्च। रिफ्लेक्स आर्च का मतलब प्रतिवृत्ति, अचानक होने वाली जितनी भी क्रियाएं होती है अपनी बॉडी में, जैसे पलकों का बंद होना, अपना अगर अपन किसी कांटे पे पैर लगता है तो अपना पैर उठना, ये जो सारी प्रोसेस होती है वो रिफ्लेक्स एक्शन होती है। सारी जो रिफ्लेक्स एक्शन होती है वो न्यूरॉन के कम्युनिकेशन के कारण होती है। तो उन न्यूरॉन का जो कम्युनिकेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्च बोलते हैं। जो न्यूरॉन होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उनका जो कम्युनिकेशन पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है बच्चों, रिफ्लेक्स आर्च बोला जाता है, या रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं उसको। समझ में आया। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होने वाले एंजाइम और उनके फंक्शन। 7 से 8 एंजाइम है, एक एक दो एंजाइम के याद, एक एक दो सारे एंजाइम याद करो और एक एक दो एंजाइम के फंक्शन याद कर लो आप। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया, ये साइकिल जो है, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस और ईटीएस साइकिल, इनसे एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा एग्जाम में। तो ये साइकिल आपको वैसे भी रट्टा लगाना है बच्चों, तो लास्ट में जाके क्या करना है, इन साइकिल को आप पढ़ लो, 2-3 बार इनको बना के देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। जो मैंने मेजर
इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने आपको बता दिए क्वेश्चन, और मैंने शॉर्टली बताया है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, आप अपने खुद बार बार में रिवाइज करके पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों। ये अपन फिजियोलॉजी के लेके आए हैं, वैसे ही मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो किसके बताऊंगी, नेक्स्ट जो इम्यूनोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी है और माइक्रोबायोलॉजी के भी बताऊंगी, और इन्वर्टिब्रेट जो है उस बुक के भी बताऊंगी, यानी 2 पेपर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी अपन सॉल्व करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो इस वीडियोस को आप शेयर करो आप अपने दोस्तों के साथ, जिसके कारण उनको भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके बच्चों, ठीक है। और वीडियोस को आप लाइक कीजिए जो भी आपको मिल रहे हैं वीडियो। तो थैंक यू।